हेलो चीकूस, आई एम मिष्टी चौधरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बोर्ड्स 2026 का पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो कि सुपर फास्ट और सुपर पावरफुल है। ठीक है। सबसे पहले यार इस बात को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने ये एड्रेस करा है कि यार हम ना दीदी इकोनॉमिक्स का नाम देखते ही ना हम बड़े डर से जाते हैं। तो यार इकोनॉमिक्स जो है ना वो बहुत ही फुद्दू सब्जेक्ट है। ठीक है। मतलब लिटरली अगर तुम इजीली उसको स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो अप करोगे तो स्मार्ट तरीके से तुम्हारा इतना जल्दी से इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है। सो बिल्कुल नहीं डरना है, अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करना है एंड आई एम गारंटिंग यू कि 15 to 20 डेज में आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट से। ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है हमको। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी करके आपकी दो बुक्स है, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है। आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने एक बार तो यार एनसीईआरटी की रीडिंग करी ही होगी। ठीक है। नहीं तो कंसेप्ट कैसे ही क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्चुअल और फैक्चुअल बेसिस पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप डेफिनेटली आंसर राइटिंग कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर में, ये मेरी गारंटी है। तो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स देखना है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और थोड़े बहुत डायग्राम्स भी देखना है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग जो कि बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो वो देखता है कि अच्छा बच्चे ने आंसर तो लिखा है। ठीक है। कि भैया दीदी ने तो बोल दिया था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है हमको, और हमको तो यार न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है। आई आई नो कि मैंने ये चीज़ बोली, पर डायग्राम्स अगर तुम कहीं कहीं पे डाल दोगे ना तो आई एम अश्योरिंग यू जो नीट प्रेजेंटेशन आएगी उससे तुम्हारा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है। बढ़िया सा प्रेजेंट करना है, अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपकी नीट प्रेजेंटेशन है, अगर आपकी बहुत अच्छे से रीडेबल अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन है तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं आती। और कहीं ना कहीं अगर आप गलत भी हो ना, थोड़ा बहुत एक दो लाइंस आपने गलत लिख दी या आपने कुछ मिस्टेक कर दी उस आंसर में, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट है तो भी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और इसी वे में अगर आप डायग्राम्स भी इंक्लूड कर दोगे ना कुछ कुछ आंसर्स में तो वो बेचारा पगला जाएगा एग्जामिनर आपका। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आईडी पे। अब जो आईडी है ना, इसमें चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं इमोशनल पगलू कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे फर्स्ट चैप्टर ही ले लो यार आईडी का, उसमें हमको बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड पे कैसे इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा। ठीक है। अधिकतर मैंने ही देखा है ये क्वेश्चन आता है कि यार कैसे एक्सप्लॉइट करा। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने तो जो इमोशनल पगलू बच्चे हैं हमारे, वो बिल्कुल वहाँ पे इमोशन भर के आ जाएंगे, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ वाले भैया। ये लिख के आ जाएंगे कि हाँ हाँ हमको तो बहुत प्रताड़ित करा है ब्रिटिशर्स ने, बहुत परेशान करा हमको ब्रिटिशर्स ने हमको खाना नहीं दिया, बहुत मजदूरी करवाई हमको। ठीक है। हमको बिल्कुल राइट्स नहीं देते थे। ऐसे ऐसे नहीं लिखना है तुमको। आईडी का जो थ्योरी पोर्शन है, जो वहाँ पर तुम देख रहे हो जो लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे तुमको आंसर राइटिंग करनी है अपनी। ठीक है। आई नो तुम रियल एग्जाम्पल्स दे सकते हो, रियल एग्जाम्पल्स बिल्कुल डालो। ठीक है। बट जो मेजर आंसर राइटिंग पोर्शन होना चाहिए वो बिल्कुल उसी बुक की थ्योरी में से ही होना चाहिए। आप अपने मनगढ़ंत ओपिनियंस नहीं दोगे। ठीक है। आपके व्यूज़ नहीं पूछे, आपके ओपिनियंस नहीं पूछे, आप वहाँ पे वो नहीं डाल सकते हो। एनसीईआरटी बॉक्सेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आईडी के, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। अब इजी टॉपिक्स को एक दिन दो, मोर देन इनफ है। और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अगर लग रहे हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आ गए, वो नहीं समझ आ रहे, तो उनको मैक्स टू मैक्स आप 1.5 डेज दे सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू डेली कंसिस्टेंसी इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप लॉन्ग स्टडी आवर्स करोगे उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेली कंसिस्टेंसी रखना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है चैप्टर्स को। देन मूविंग ऑन, डेली इकोनॉमिक्स प्लान देखेंगे हम, जो कि मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से देख रही हूँ कि 2-2.5 घंटा मैक्स होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा 30 to 40 मिनट्स का एनसीईआरटी स्कैन। ठीक है।
कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ डायग्राम्स देखना है, फ्लो चार्ट्स देखने हैं, हेडिंग्स देखनी है, टेबल्स देखनी है और कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग में। कीवर्ड्स अगर दिखेंगे, टर्मिनोलॉजीज अगर आप अच्छी यूज़ करोगे, इकोनॉमिक्स वाली अच्छे से यूज़ करोगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपको आपका जो स्कोर है वो लेवल अप होगा ही। पैराग्राफ रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ स्कैनिंग करना है आपको 30 मिनट्स। एक चैप्टर को ऊपर ऊपर से देखना है, उसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, उसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, टेबल्स, कीवर्ड्स, बस यही देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखना है, चैप्टर का फ्लो समझना है, उसकी डेप्थ पे नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने एक एक बार पढ़ रखा है चैप्टर। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है इससे ज़्यादा। 5 to 8 मिनट्स के लिए नोट्स रिवाइज कर लो, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, खुद बनाए, टीचर ने दिए, फ्रेंड से लिए, जिसके भी नोट्स अवेलेबल हैं उसमें से फॉर्मूलाज देख लो कि न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, और डेफिनेशंस देख लो डेफिनेटली आंसर राइटिंग में, और 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस में भी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग का लेवल है वो डेफिनेटली अप होए और आप अच्छा स्कोर करो। ठीक है, और एक दो बार फटाफट से डायग्राम्स को भी एक नज़र मार लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 to 60 मिनट्स में हम लोग को मेजर जो पोर्शन है हमारा प्रैक्टिस का, वो देना है हमको आंसर राइटिंग को। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक लॉन्ग आंसर कर लेना, एक मीडियम आंसर कर लेना और 2 शॉर्ट आंसर्स कर लेना। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप डेली 3 to 5 न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड्स जो भाई बोर्ड्स बना रहे हैं ना, बोर्ड की एग्ज़ाम पेपर्स जो बना रहे हैं, वो इतने प्यारे लोग हैं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना न्यूमेरिकल्स भी 4 4 मार्क 6 6 मार्क में दे देते हैं। तो इट्स बेटर न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करो आंसर राइटिंग के साथ साथ, तो आप लोग का बहुत उद्धार होगा डेफिनेटली। ठीक है, और क्लियर लेबल डायग्राम्स देखो, पढ़ो, याद रखने की कोशिश करो। डायग्राम्स भी काम आते हैं अगर आप आंसर के साथ उसको डाल के आओगे तो। ठीक है, आईडी के मैं समझ रही हूँ, जैसे अगर आप पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े से कंसेप्ट अच्छे हैं, मतलब उनको पढ़ने की एक्चुअल में नीड है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप 5 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हो और अब आपको लग रहा है कि यार अब बोर फील हो रहा है, तो फिर आप आईडी पे शिफ्ट हो सकते हो। स्टार्ट बट मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही करना अपना डे। ठीक है, और आईडी में कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल थ्योरी है, सिर्फ पढ़ना है, उसके भी कीवर्ड्स देखने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड यू आर गुड टू गो। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप डाल सकते हो, तो कुछ कुछ केस स्टडीज़ पढ़ लेना जो उसमें साइड में बॉक्सेस में देते हैं, या फिर वो जो एग्जांपल्स वो देते हैं उससे भी फॉर्म करके आप अपना कोई न्यू एग्जांपल डाल सकते हो। देन एट द एंड 10 मिनट्स के लिए आप पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज देखोगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे समझ आ जाता है कि कौन से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और बोर्ड फ्रेंडली आप लोगों को वर्ड्स ऑब्जर्व करने हैं। टॉपर आंसर शीट्स देखो, वो आंसर शीट्स देखो जहाँ पर बच्चों ने बताया है कि कौन कौन से कीवर्ड्स उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल रहे हैं। ठीक है, इससे समझ आएगा कि आपको किस टाइप का आंसर लिखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ कैन आई कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन 15 to 20 डेज। 6 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज अगेन मॉर्निंग में आप पकड़ लो अपनी एनसीईआरटी, एक लाइट एनसीईआरटी स्कैन दिया फटाफट से ब्रेकफास्ट करते करते। ठीक है, और फॉर्मूलाज भी रिकैप कर लो फटाफट से। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है उनको फटाफट से देख लो। स्टेप 2 में इवनिंग प्रैक्टिस के टाइम पे क्या करना है, आपको रियल स्कोरिंग एरियाज पे फोकस करना है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप अपना करोगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स करने ही है, जैसा मैंने बोला 3 to 5 न्यूमेरिकल्स डेली होने ही चाहिए। डायग्राम्स पे फोकस करो, जो जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है हमको, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है हमको, तो वो हो गया। उसके अलावा इजी चैप्टर को 1 डे देना है, डिफ़िकल्ट चैप्टर को 1.5 डे देना है। ठीक है, अगर स्मार्ट बैच के हिसाब से चलोगे तो जल्दी प्रोग्रेस होगा, ये याद रखना, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है उसको 2 शॉर्ट सेशंस पे कंप्लीट करो, एक आज कर लिया सेशन में, एक कल कर लिया, ऐसे करके। ठीक है, स्टेप 4, 48 आवर रिवीजन। जो पढ़ा है ना वो 2 दिन बाद क्विक रिकॉल कर लेना। इससे क्या होता है ना, हमें लंबे समय तक वो चैप्टर याद रहेगा। ठीक है, लाइक क्या कर रहे हैं आप,
जैसे आप 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप 5 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ रहे हो, एक एक मतलब 1.5 2-2 घंटा, ठीक है। तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई आप लोग के पास 2 ढाई महीने बचे हैं, तो अब आप सारे ही अपने सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलने वाले हो, है ना। तो आप हर एक चैप्टर को अगर 1.5 घंटा दे रहे हो मैक्सिमम, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको 2 दिन बाद ना 10 मिनट के लिए एक फास्ट रिकॉल दे दिया करो, ताकि उसको आपको याद रहे कि आपने जो पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं है, और इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप हर वीक एक पीवाईक्यू का सेट लगा सकते हो, एक एसक्यूपी का सेट लगा सकते हो। सैटरडे संडे को सिर्फ पीवाईक्यूज, सिर्फ एसक्यूपी सॉल्व करा करो, और बाकी 5 दिन इन्हीं चीज़ों को फॉलो अप करा करो, ठीक है। फिर फाइनल 3-4 डेज में कुछ नया नहीं पढ़ना है, वापस न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करना है, सिर्फ डायग्राम्स को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, और एक बढ़िया सा फुल पेपर दे दो 80 मार्क्स वाला, ठीक है। एसक्यूपी भी हो सकता है, और पीवाईक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं वो भी दे सकते हो। अब माय चैप्टर स्टडी फॉर्मूला पे अगर जाएं, तो यार मैं तो क्या करती थी ना, हर चैप्टर के 10 से 12 कीवर्ड्स लिख लेती थी, ठीक है। साइड में एक पेपर उठा लेती थी, उस पर फटाफट से लिख लेती थी कि चलो फर्स्ट चैप्टर ये है, फर्स्ट चैप्टर के ये कीवर्ड्स हैं, अगर मैं ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में डालूंगी तो मुझे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को साइड में आप लिख सकते हो स्कैन करते वक्त, और एक ग्लांस दे दो तो उससे पूरा चैप्टर आपको याद आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला फ्लैश, अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो भी हैं उनको ना बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिख लिख के पढ़, मतलब आप पढ़ भी रहे हो कि आपने ये पढ़ा, और साइड में उसको लिखते जाओ। जितनी बार आप लिखते जाओगे ना, आपको वो फॉर्मूलाज बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी क्या होता है ना, जब आप हैंड रिटन रिकॉल करते हो ना, तो उससे फास्ट रिटेंशन होता है आपके ब्रेन में, एंड आप बहुत टाइम तक उस चीज़ को भूल नहीं पाते हो, ठीक है। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ, अब एक डायग्राम बनाओ पर टॉपिक, क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ 4 मार्क के हिसाब से ही लिख रखा है, पर आपने एक डायग्राम भी बना लिया, मैं सॉरी 6 मार्क का हो गया अब तो क्वेश्चन। सो लाइक सपोज आपने 5 मार्क के हिसाब से लिखा, एंड आपने एक डायग्राम भी बना दिया, तो डायग्राम का 1 मार्क मिल जाएगा, डायरेक्ट मार्क्स दे देते हैं ये लोग डायग्राम के, ठीक है। प्रैक्टिस पंच में आपको कुछ नहीं करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 to 5 सम्स करने हैं, और आईडी के कोई भी 5 छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। और मिनी रिवीजन में क्या करना है आपको, 2 से 3 लाइन में समरी में आपको ख़त्म कर देना है अपने चैप्टर को, मतलब आपको याद आ जाना चाहिए कि ओके मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। अब आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो मैंने ना पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को बताया था पील मेथड, अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ CERF, ये बोर्ड्स में हाई स्कोर करने का एक बहुत बढ़िया सीक्रेट है। सी से क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है अपना, अगर कोई भी आप मेजर, मैं 6 मार्क वाले या 4 मार्क वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, आपको पहले बताना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले आपको एक क्लियर डेफिनेशन देनी है, एक आइडिया से स्टार्ट करना है, एक कॉन्सेप्ट बताना है कि ओके व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपने वो बता दिया। उसके बाद ई से आ गया एक्सप्लेनेशन, अब आप 3 से 4 लाइंस में उसको बढ़िया तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो, आप उसकी थ्योरी लिख दो, ठीक है। पहले आपने एक सिंपल डेफिनेशन में उसको क्लियर करा, अब आप उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो। उसके बाद उसके फॉर्मूलाज बता दिए, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, टेबल बना दिया, तो इससे आपका आर से हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर वर्चुअल फीचर्स दिखते हैं ना एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, कि बच्चे ने फॉर्मूला भी डाला है, उसको टेबल भी याद है, उसको फ्लो चार्ट भी बनाना आता है, उसने डायग्राम भी डाल दिया। तो जब रिप्रेजेंटेशन दिखेगा ना, तो इससे डेफिनेटली मार्क्स जो हैं वो लेवल अप हो जाएंगे। अब एफ से क्या हो गया, फाइनल लिंक, आंसर को क्वेश्चन से टाई अप करो, ठीक है। क्लीन और कॉन्फिडेंट एंडिंग करो कि ओके आंसर आपको पता था, एंड आंसर को आपने क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था उससे आपने कंक्लूड कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन दे दी, कंटेंट में आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, एंड कंक्लूड में आपने उसी आंसर को पूरे तरीके से वापस से क्वेश्चन से लिंक कर दिया, ठीक है, इजी। अब हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यार नेशनल इनकम इज़ रियली इंपॉर्टेंट, उसमें से मेथड्स आ जाती हैं आपको, एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है, आउटपुट मेथड आ जाता है, और इनकम मेथड आ जाता है, ठीक है। प्रिकॉशंस पूछ लेते हैं कि बताओ प्रिकॉशंस क्या क्या हमको रखने चाहिए इन मेथड्स में, ठीक है। ये गारंटीड क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। उसके बाद हो गया मनी क्रिएशन,
मनी क्रिएशन में बैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं डेफिनेटली। क्रेडिट मल्टीप्लायर तो भैया इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है और इसमें डायग्राम भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं। अब ADAS वाला जो चैप्टर है उसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 कर्व्स दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। उन कर्व्स को डेफिनेटली याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन बन सकता है, शिफ्ट पे बन सकता है कि अगर ये राइट तरफ शिफ्ट हो गई तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेफ्ट साइड हो गया अप शिफ्ट हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल फेवरेट है उन लोगों का, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मल्टीप्लायर वाला जो है उसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आता है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रिपीट होते ही होते हैं 2 या 4 मार्क्स में। देन गवर्नमेंट बजट, यार गवर्नमेंट बजट कैसे भूल सकते हैं। रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट्स, इनकी डेफिनेशंस बहुत मैटर करती हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करते हैं। ये डेफिनेटली आंसर आता ही है, इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है बोर्ड्स में बहुत अच्छा अच्छा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट तो भूलना ही मत, इस पे केस बेस्ड स्टडीज बनती हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं 4-4 मार्क के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। LPG रिफॉर्म्स, 1991 का क्राइसिस बिल्कुल नहीं भूलना। LPG के स्टेप्स याद रखना, इसमें परफेक्ट 4 to 6 मार्क का क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें एजुकेशन वाला टॉपिक आएगा, हेल्थ वाला टॉपिक आता है, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक आता है। आपको एग्जांपल्स लिखना है इसमें, उसको अच्छे से ब्रॉडली मतलब आपको एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। तो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट, इसके एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरीज आ जाएंगी। ये ईजी है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो इसको ईजीली आप लोग कवर कर लो। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें MDGs SDGs इसका बहुत पूछा जाता है, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल भी पूछा जाता है और ये बहुत शॉर्ट है, मतलब ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी फटाफट से कर लेना, ठीक है। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आई अश्योर यू इकोनॉमिक्स तुम्हारा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। कंसिस्टेंसी रखो, स्मार्ट प्लानिंग करो, क्लियर आंसर राइटिंग करो, बस ये 3 चीज़ें फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड थैंक यू सो मच।